दोस्तों स्कूल में हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, पर जो हिस्ट्री आज के ज़माने में हो रही है, जो लोग 20 साल बाद 30 साल बाद पढ़ रहे हैं, उसे हम कहते हैं जियो पॉलिटिक्स। कंट्री वर्सेस कंट्री, पॉलिटिशियन वर्सेस पॉलिटिशियन, इंडिया वर्सेस चाइना। ये भी कोई चीज़ हो सकती है क्या? वर्ल्ड वॉर 3 आने वाली है। आज द रणवीर शो हिंदी पर लौट कर आए हैं अभिजीत चावड़ा, एक TRS हिंदी ऑल स्टार। ये पॉडकास्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमने जियो पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन किया, पिछले 20 सालों को एक्सप्लेन किया, हमने कोरोना वायरस की एक कंस्पिरेसी थियरी भी एक्सप्लेन की है। एन्जॉय करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक दीजिए इस पॉडकास्ट को, और डेफिनेटली कमेंट्स में बताइए कि अभिजीत सर के साथ आपको और कैसे कैसे पॉडकास्ट देखने हैं। एन्जॉय अभिजीत चावड़ा ऑन द रणवीर शो हिंदी। अभिजीत चावड़ा सर, द रणवीर शो हिंदी में फिर से आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आई फील कि आपके 3 एक्सपर्टीज़ वाले सब्जेक्ट्स हैं, जिन सब्जेक्ट्स के बारे में आप बहुत ज़्यादा जानते हो। एक हो गया हिस्ट्री। आई थिंक हमारे पूरे चैनल ने आपके हिस्ट्री बेस्ड कंटेंट पीसेस देखे। दूसरा, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल एस्ट्रोफिजिसिस्ट हो, तो एस्ट्रोफिजिक्स। एंड तीसरा सब्जेक्ट जियो पॉलिटिक्स, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ी तो आप ऑटोमेटिकली जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने लगते हो। पर जिन लोगों ने ये शब्द सुना नहीं है कभी, जियो पॉलिटिक्स, हमने एक इंग्लिश पॉडकास्ट किया है इस पर, पर वो इंग्लिश पॉडकास्ट हमने वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से किया कि वर्ल्ड वाइड जियो पॉलिटिक्स क्या है। तो पहले तो जियो पॉलिटिक्स समझा दो, और दूसरा इंडियन पर्सपेक्टिव से, भारतीय पर्सपेक्टिव से जियो पॉलिटिक्स समझा दो कि 2021 में हमारी गवर्नमेंट कैसे सोच रही है, लोगों को कैसे सोचना चाहिए, दुनिया इंडिया को किस नज़रिए से देख रही है, वो सब समझा दो इस एपिसोड में। स्टार्ट विद जियो पॉलिटिक्स। तो जियो पॉलिटिक्स क्या है? जियो पॉलिटिक्स एक स्पोर्ट है, जैसे कि क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया। इट्स अ स्पोर्ट, लेकिन उसका स्टेज पूरा वर्ल्ड है। द एंटायर वर्ल्ड इज अ स्टेज, और उसमें कोई रूल्स नहीं है। जितनी आपकी ताकत, उसके हिसाब से आप रूल बना सकते हो। अगर आप ताकतवर हो तो रूल्स आप बनाएंगे, अगर आप ताकतवर नहीं है तो रूल्स कोई और बनाएगा और आपको खेलना पड़ेगा उस हिसाब से। और उस ताकत को कौन डिसाइड करता है? मतलब किस बेसिस पर ये कहा जाता है कि आप ताकतवर हो वर्सेस आप ताकतवर नहीं हो? पावर के अपने ही रूल्स होते हैं। पावर का क्वांटिफिकेशन क्या है कि आपके पास कितनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, आपकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है, आपके पास कितना पैसा है, एसेंशियली आपके पास कितने रिसोर्सेज है, आपके पास कितना मिलिट्री स्ट्रेंथ है, कितने मिसाइल्स है, कितने फाइटर पायलट्स है, कितने सबमरीन्स है, एक्सेट्रा, कितना नेवी है आपका, और ये सब चीज़ें। और आपका फिर वो एटीट्यूड क्या है, क्या आप इन सब चीज़ों को यूज़ करने में समर्थ के आप करते हो कि नहीं। जैसे कि इजराइल का एटीट्यूड अलग है, इंडिया का एटीट्यूड अलग है, रशिया का एटीट्यूड अलग है। हर कंट्री का अलग एक नज़रिया होता है ये गेम खेलने का। तो आप कितने विलिंग हो, कितना आप रिस्क ले सकते हो, कितने कैलकुलेटेड रिस्क लेने को आप तैयार हो, ये सब चीज़ें। और बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? वर्ल्ड डोमिनेशन। आपको पूरी दुनिया को अपने काबू में करना है, और जितने भी रिसोर्सेज है दुनिया के, उसके ऊपर आपको कंट्रोल चाहिए। जितना पावर अवेलेबल है वो आपको चाहिए, और जितना इन्फ्लुएंस अवेलेबल है वो आपको चाहिए। तो यूजुअली एक समय पर 2 या 3 कंट्रीज मैक्सिमम ये गेम खेलते हैं, बाकी सब कंट्रीज सेकंड स्ट्रिंग में होते हैं। अब मेन कंट्रीज कौन सी है इस समय? यूएस, रशिया एंड चाइना। ओके, मोस्टली यूएस एंड चाइना। रशिया मिलिट्रीली पावरफुल है, लेकिन इकोनॉमिकली इतना पावरफुल नहीं है। ओके, गॉट इट। और इंडिया इस रेस में कहाँ है? अभी इस समय तो इंडिया इतना ज़्यादा नहीं है एडवांस्ड इस रेस में, क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिया का ओवरऑल जीडीपी इतना बड़ा नहीं है, और मिलिट्री स्ट्रेंथ भी इंडिया का, अगर आप देखेंगे तो आर्मी बड़ा है। आर्मी का स्ट्रेंथ जो मैन पावर में देखेंगे तो काफ़ी बड़ा है। इंडिया का आई थिंक नंबर 2 और नंबर 3 लार्जेस्ट आर्मी है वर्ल्ड की। लेकिन आर्मी की जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ नंबर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। आपकी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस क्या है, वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके पास कितने मिसाइल्स है, कितने नेवल शिप्स है, डिस्ट्रॉयर्स, सबमरीन्स, एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें क्वांटिफाई करती है कि आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी है, और आपकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कितनी है। आपके पास इकोसिस्टम है क्या टेक्नोलॉजी बनाने की? आप खुद बनाते हो वेपन्स या इंपोर्ट करते हो वेपन्स? ये आपका बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप खुद नहीं बनाते हो तो। अगर आप दूसरों पे डिपेंड करते हो तो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करते हैं
कि आपका मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या है, आपका इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या है। तो इस समय इंडिया का इतना ज़्यादा नहीं है। इंडिया छोटा मोटा कंट्री नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी जियोग्राफिकल स्ट्रेंथ है इंडिया की, और पोजीशन इतना अच्छा है इंडिया का इंडियन ओशन रीजन में, पोल पोजीशन है, सेंट्रल पोजीशन है। तो इंडिया के पास बहुत सारे नेचुरल एडवांटेजेस है जियो पोलिटिकली, स्पेशली ज्योग्राफी बुरा भी है और अच्छा भी है। ज्योग्राफी बुरा क्यों है? क्योंकि हमारे इतने बुरे नेबर्स हैं, चाइना एंड पाकिस्तान, राइट। और हम पूरे एशिया और यूरोप से कट ऑफ है ऑन द लैंड, क्योंकि एक तरफ से पाकिस्तान ने हमें कट ऑफ कर दिया है और दूसरी तरफ से चाइना ने कट ऑफ कर दिया है। लेकिन पूरा इंडियन ओशन रीजन हमारे लिए खुला है, क्योंकि हम सेंट्रल पोजीशन में हैं। तो ये सब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ ज्योग्राफी है। और पोटेंशियल इंडिया का है टू बी नंबर 1 सुपर पावर, बिकॉज हमारे पास इतना अच्छा पॉपुलेशन है, हम इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, हमारा टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी का पोटेंशियल बहुत है, जैसे हम इसरो में देखते हैं एट्सेट्रा। सो इंडिया के स्ट्रेंथ्स है, कुछ वीकनेसेस भी है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है जो इतना स्टेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल चाइना में पॉलिटिकल सिस्टम बहुत स्टेबल है। 1949 से एक ही पॉलिटिकल पार्टी चाइना पे रूल कर रही है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत है वहाँ पे। इंडिया में हर 5 साल इलेक्शन होता है, आगे कौन आएगा कौन किसी को पता नहीं है, और अगर कोई दूसरा आ गया तो पूरे पॉलिसीज को रिवर्स कर सकता है। तो इंडिया का लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है। और तो ये सब प्रॉब्लम्स है इंडिया में। एक तो पॉलिटिकल सिस्टम मेन प्रॉब्लम है, और जो अपना बहुत सारी इंटरनल इनएफिशिएंसीज है इंडिया में, इंटरनल फ्रिक्शन है, ब्यूरोक्रेसी एक तरफ जाती है, जुडिशरी एक तरफ जाती है, पॉलिटिशियंस को अपनी चीज़ चाहिए, और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अपने अलग अलग एजेंडाज हैं। तो इंडिया में इंटरनल कोहेजन नहीं है, बहुत सारे इंटरनल फोल्ड लाइंस हैं। तो ये इंडिया का वन ऑफ द वीकनेसेस है, एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। सर जियो पॉलिटिक्स का एक आम इंसान की लाइफ में क्या फ़ायदा हो सकता है या क्या रोल हो सकता है? लाइक व्हाई शुड समवन इवन केयर? क्योंकि दुनिया में जो होता है, जो पावरफुल लोग जो डिसीजंस लेते हैं, उसका आपके ऊपर इफेक्ट होना ही है, कभी ना कभी। अगर आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, 5 साल में होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप अफगानिस्तान में रहते हो, तो अभी आपकी लाइफ बहुत जल्दी से बदलने वाली है, क्योंकि अमेरिकन्स बाहर जा रहे हैं, और अभी चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा अफगानिस्तान में, और पाकिस्तान का भी। तो इट डिपेंड्स कि जो पावरफुल लोग डिसीजन क्या लेते हैं, उसका आपके ऊपर इफेक्ट आना ही है। फॉर एग्जांपल 1990s में इंडिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे थे, और स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए और अलग अलग चीज़ों के, क्योंकि हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। तो इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा काफ़ी हुआ इंडिया के ऊपर। अगर आप ईरान को देखेंगे कि तो बहुत सारे साल से उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, इसके लिए उसका इकोनॉमी पूरा दबा हुआ है। तो मोस्टली लोग सैंक्शंस क्या होता है? सैंक्शंस मतलब अमेरिका ने ईरान के ऊपर कुछ रोक लगा दी थी कि ईरान का जो इंडस्ट्रीज़ है वो दूसरे कंट्रीज से ट्रेड नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल। तो उनके पास फॉरेन फंडिंग नहीं आएगा, और वो ऑयल बेच नहीं पाएंगे दूसरे कंट्रीज को। ये सब आर्टिफिशियल रुकावटें लगा दी है। और ये होता है क्योंकि अमेरिका के पास बहुत जियोपॉलिटिकल पावर है। यस, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल पावर है। मतलब बेसिकली मान लो जैसे आप स्कूल में हो, वहाँ एक बड़ा बच्चा है जो जिम जाता है, जो अच्छा खाना खाता है, पावरफुल है, वो अमेरिका हो गया आपका। और जो कमज़ोर बच्चे होते हैं वो ईरान या जो भी अफगानिस्तान, ऐसे देश होते हैं। और इंडिया एक मीडियम साइज़ का बच्चा है। इंडिया एक मीडियम साइज का बच्चा नहीं, बड़ा साइज का बच्चा है एक्चुअली, इन माय ओपिनियन, मेरे हिसाब से। हाँ। लेकिन यू आर राइट कि उसका स्ट्रेंथ मीडियम साइज है अभी, क्योंकि उसने स्ट्रेंथ डेवलप नहीं किया है। अगर इंडिया जिम जाएगा तो नंबर 1 बन सकता है कुछ सालों में, 10 साल के अंदर, शायद 10 या 20 साल के अंदर मैक्सिमम नंबर 1 बन सकता है। लेकिन अभी इंडिया जिम नहीं जा रहा है और अच्छा खाना नहीं खा रहा है, डाइट बहुत बुरा है। पर अभी के लिए सबसे शक्तिशाली बच्चा शायद चाइना है। अभी सबसे शक्तिशाली आज भी यूएस है। चाइना उसका कंपटीशन कर रहा है अभी। चाइना का एम्बिशन है कि 10 साल 20 साल के अंदर यूएस को सरपास कर दे वो, बाय जीडीपी एंड इकोनॉमिक पावर एंड मिलिट्री पावर, बोथ हार्ड पावर, नॉट सॉफ्ट पावर। सर ओके, ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होने वाली है, पर ये मैंने आपके पॉडकास्ट में सुना था, इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। कोविड, आपने एक पॉडकास्ट में एक थियरी प्रपोज की थी कोविड को लेकर कि शायद ये मैन मेड वायरस हो सकता है, क्या शायद चाइना ने बनाया होगा। एंड आई जस्ट वांट टू मेंशन यू कि आप एक साइंटिस्ट हो, आपका एक साइंटिफिक माइंडसेट है,
फिर भी आपको लगता है कि शायद ये एक मैन मेड वायरस हो सकता है, तो इसके पीछे रीजंस क्या है? मोर देन दैट, इसके पीछे जियोपॉलिटिकल रीजंस क्या है? तो मैं बहुत साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ चाइना का बिहेवियर। अभी 10-15 साल पहले अफ्रीका में कुछ वायरस के आउटब्रेक्स हुए थे, इबोला वायरस के। तो उस समय मैंने नोटिस किया कि चाइना ने उधर साइंटिस्ट के टीम भेजे थे ऑस्टेंसिबली टू हेल्प, कि हम आपका हेल्प करना चाहते हैं, इसके लिए हम आपको टीम भेज रहे हैं। लेकिन उसका रियल पर्पस क्या था कि वायरस के सैंपल ऑब्टेन करना। और जहाँ जहाँ भी कोई वायरल आउटब्रेक होता है चाइना अपनी टीम भेजता है वहाँ पे एज अ ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर, लेकिन उसका अलग भी एक पर्पस होता है। अभी चाइना में हम जानते हैं बहुत सारे वायरोलॉजी लैब्स है। वुहान में एक बहुत बड़ा फेमस हो गया, इनफेमस हो गया अभी वायरोलॉजी लैब, जहाँ पर हाई क्वालिटी कटिंग एज रिसर्च होता है वायरस के ऊपर, अलग अलग वायरसेस के ऊपर। तो ये मैं पैटर्न देख रहा हूँ काफ़ी साल से। अभी ये जो कोविड का आउटब्रेक हुआ चाइना से ही निकला है, वुहान से निकला है। और WHO जो चाइना के हाथ में है, अभी कब्जे में है, उसने बहुत अजीब अजीब गाइडलाइंस दिए शुरुआत में, विच हेल्प द वायरस स्प्रेड एवरीवेयर, राइट। तो ये हमने देखा। और फिर कुछ साइंटिफिक पेपर्स निकले, रिसर्च पेपर्स निकले कि उसके जो जेनेटिक सिग्नेचर है कोरोना वायरस के, वो थोड़े अजीब है, ये नेचुरल नहीं है, राइट। क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि कुछ एनिमल्स है, पैंगोलिन फॉर एग्जांपल, या फिर बैट, ये इस वायरस से इन्फेक्टेड थे ओरिजिनली। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है, जो नया रिसर्च निकला है उसमें ऐसा लग रहा है कि ये एनिमल्स उससे इन्फेक्ट हो ही नहीं सकता है। तो ये भी एक, दिस इज अनदर इंडिकेटर कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ शायद इसमें आर्टिफिशियल चीज़ कंपोनेंट है इसमें। और बहुत महीनों तक जो फॉरेन मीडिया है, वेस्टर्न मीडिया, अमेरिकन मीडिया, ये इस चीज़ को सेंसर कर रही थी। अगर कोई बोलेगा कि ये मैन मेड वायरस है तो उसका अकाउंट को लॉक करते थे या ब्लॉक करते थे एट्सेट्रा। लेकिन आज से 2-3 महीने पहले पूरा स्टोरी चेंज हो गया, क्योंकि कुछ रिसर्चर्स ने प्रूव कर दिया कि ये मैन मेड ही है मोस्ट लाइकली। अभी 100% तो प्रूफ हमारे पास है नहीं, क्योंकि चाइना ने सब ट्रैक्स को कवर कर दिया है, इरेज कर दिया है। लेकिन अभी जो उनका जो पैटर्न है कि उन्होंने कहाँ से वायरस निकाला, और ये लोग बोल रहे थे कि ये वायरस इधर से नहीं है उधर से एट्सेट्रा, तो वो सब झूठ बोल रहे थे। अभी सब पूरा ट्रेस बैक हमने कर लिया है, क्योंकि जो चाइनीज़ लैंग्वेज में जो आर्टिकल्स चाइना में इंटरनली पब्लिश होते हैं उसमें से वो निकल के आ गया है कि उन्होंने एक्चुअली क्या किया था। तो ये लोग कह रहे थे कि कुछ एक केव है जहाँ पर हमने कुछ किया नहीं है रिसर्च, लेकिन वहाँ पे वो लोग रिसर्च कर रहे थे, तो वहाँ से वो लोग सैंपल्स निकाल रहे थे कोरोना वायरस के। तो उसमें एक इंडियन टीम है, एक इंडियन हस्बैंड वाइफ रिसर्चर्स है, उन्होंने काफ़ी काम किया इसमें। और कुछ लोगों ने क्या बोलते हैं, ये सब रिसर्च किया चाइनीज़ पेपर्स, रिसर्च पेपर्स का ट्रांसलेट करके उन्होंने निकाला उसमें से इन्फॉर्मेशन। तो अभी ये सब डेटा मिलके हमें क्लियरली दिखा रहा है कि ये मैन मेड वायरस ही है मोस्ट लाइकली। और अभी वेस्ट में भी ये सब एक्सेप्ट हो गया है टू अ लार्ज एक्सटेंट। अभी इस चीज़ को सेंसर नहीं कर रही है। सो इट इज़ मोस्ट लाइकली 99.9% कि ये चाइना ने आर्टिफिशियली इंजीनियर किया है इस वायरस को। क्योंकि अगेन ये मैंने आपके पॉडकास्ट से सीखा कि अगर आप पूरे दुनिया के देशों का जीडीपी स्कैन करोगे तो ऑलमोस्ट हर देश का जीडीपी नीचे चला गया, पर चाइना का बहुत ऊपर चला गया। तो इसके पीछे कोई इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी भी थी कि ओके वायरस रिलीज़ करेंगे, उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स में ऐसे मूव्स करेंगे, ऐसे गेम्स खेलेंगे। ये शायद लॉन्ग टर्म प्लान था। चाइना कोई भी चीज़ शॉर्ट टर्म नहीं करता है, कम से कम 10-20 साल का आगे सोचता है। तो दिस इज़ अ न्यू सीजन, इट्स अ न्यू ईरा बिगिनिंग, द पोस्ट कोविड ईरा। अभी भी नए नए वेरिएंट्स निकल के आ रहे हैं जो स्पेसिफिक कंट्रीज़ को टारगेट कर रहे हैं। सो ऐसा आज पॉसिबल है स्पेसिफिकली टेलर करने का किसी वायरस को, कि सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में उसका इफेक्ट ज़्यादा हो, बेस्ड ऑन जीनोम। यस, जेनेटिक इंजीनियरिंग स्पेशली, जेनेटिक ड्राइव एट्सेट्रा, ये सब टेक्नोलॉजीज बहुत क्लासिफाइड है। लेकिन ये सब टेक्नोलॉजीज पे काफ़ी डेकेड्स से रिसर्च हो रहा है। और चाइना इसमें फोरफ्रंट में है, क्योंकि उनके पास काफ़ी सारे वायरोलॉजी लैब्स है, बहुत सारे उन्होंने सैंपल्स लेके रखे हैं अलग अलग वायरसेस के। तो शायद इन माई ओपिनियन ये पूरा इंजीनियर उन्होंने ही किया है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ठप कर दे, अपनी इकोनॉमी को अचानक से बढ़ा दे, एंड दे विल टेक ओवर द वर्ल्ड इन द नेक्स्ट 10 years। पर वाह आपको ये लगता है सर कि अभी चाइना का लॉन्ग टर्म प्लान क्या है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया? इंडिया के लिए, इंडिया को किस नज़रिए से देख रहे हैं? लोग ऐसे कहते हैं कि World War III हो ही नहीं सकता, लाइक द वर्ल्ड कांट अफोर्ड अ वॉर,
नीदर कैन चाइना अफोर्ड अ वॉर नॉर यूएसए, बट अगर वर्ल्ड वॉर 3 को होना है वो शायद बायो वॉर होगी, ऐसे यही शायद वर्ल्ड वॉर 3 है, यही हमारी वर्ल्ड वॉर 3 है। इसे कहते हैं नॉन काइनेटिक वॉरफेयर, नो मिसाइल्स, नो अम्यूनेशन, वॉर बाय अदर मीन्स, साइबर वॉरफेयर, बायो वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, लॉफेयर, बहुत अलग अलग डायमेंशंस है वॉर के आज। सो चाइना इज़ अ वेरी रिस्क अवर्स कंट्री। चाइना बिल्कुल भी नुकसान नहीं चाहता है अपने टेरिटरी के अंदर। अगर उन्होंने इंडिया के साथ हॉट वॉर किया तो इंडिया इतना वीक नहीं है कि जवाब नहीं देगा। तो चाइना इज डेफिनेटली एट अ ग्रेट रिस्क इफ इट रियली एंगेजेस इंडिया इन वॉर। तो चाइना क्या चाहता है? आपने वो मूवी देखा है एंटर द ड्रैगन? फाइटिंग विदाउट फाइटिंग, द आर्ट ऑफ फाइटिंग विदाउट फाइटिंग। सुन त्सू ने कहा था कि द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन वॉरफेयर इज व्हेन यू अचीव एवरी ऑब्जेक्टिव यू वांट विदाउट फायरिंग अ सिंगल शॉट। तो चाइना ये चाहता है। तो आइडियली चाइना क्या चाहता है कि इंडिया अपने आप ही चुपचाप मर जाए या फिर फ्रेगमेंट हो जाए और चाइना को कुछ करना ही नहीं पड़े। तो इसके लिए अलग अलग लेवरेजेस यूज़ कर रहा है चाइना। ऑन द वन साइड पाकिस्तान को एज अ काउंटर वेट यूज़ करता है, और फिर वो बहुत सारे अलग अलग उनके स्ट्रैटेजीज है। ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है इंडियन ओशन में ताकि इंडिया को पूरा एनसर्कल कर ले ओशन में भी। नेपाल को यूज़ कर रहा है, बांग्लादेश को यूज़ कर रहा है, श्रीलंका को यूज़ कर रहा है। अलग अलग प्रेशर पॉइंट्स बना रहा है चाइना। सो चाइना वांट्स कि विदाउट फाइटिंग ही जीत जाए। अभी ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर हो गया, साइबर वॉरफेयर भी हो रहा है, हम जाने या नहीं जाने। अभी गवर्नमेंट्स इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करती है, लेकिन हो रहा है। लेकिन व्हाट वे? अगर आपका अचानक से कहीं पे पावर आउटेज हो गया क्रिटिकल जगह पे, अगर आपका न्यूक्लियर प्लांट में कुछ हैक हो गया, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट कभी बताएगी नहीं, राइट? ये सब बहुत सेंसिटिव चीज़ें होती है। अगर मुंबई में अचानक से पावर आउटेज आ गया, रिसेंटली हुआ था ऐसा, तो दिस कैन अफेक्ट स्टॉक एक्सचेंजेस, दिस कैन पूरा इकोनॉमी को उड़ा सकता है। बहुत सारे ऐसे प्रेशर पॉइंट्स है, लेवरेजेस है। आपका अगर आप कोई स्पेस क्राफ्ट को कहीं पे लैंड करा रहे हो, लास्ट मिनट पे कुछ ट्वीक कर दो, स्पेस क्राफ्ट उल्टा होके गिर जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे टैक्टिक्स है, मेथड्स है, स्ट्रैटेजीज है जो चाइना यूज़ करता है। सो दिस इज़ वॉरफेयर बाय अदर मीन्स। ये लोग हॉट वॉर नहीं चाहते हैं, ये लोग चुपचाप दुनिया को दबा देना चाहते हैं। एंड चाइना इज गुड एट दिस। सो पर ये यूएसए को क्यों नहीं टारगेट करते, इंडिया को क्यों टारगेट करते हैं? इंडिया तो सेकेंडरी टारगेट है उनका। ओके, मेन टारगेट तो यूएस है। अगर आप पिछले 20 साल में चाइनीज़ नई टेक्नोलॉजी देखेंगे, वेदर इट इज़ फाइटर एयरक्राफ्ट, उनका जो लेटेस्ट जो एयरक्राफ्ट है J12 और J22 और whatever, it is an almost exact copy of the American F-22 Raptor, almost exact copy. इन्होंने ये सब हैक करके निकाला है इंफॉर्मेशन। देयर वाज अ फेज ऑफ हैकिंग कॉल्ड टाइटन रेन, उसका कोड नेम अमेरिकन से दिया था टाइटन रेन, जिसमें चाइना ने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ का ट्रेड सीक्रेट्स एक्सट्रैक्ट किया था। ये कब हुआ था? इन द अर्ली 2000s, ओके, इन द लेट 90s, अर्ली 2000s, एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन। अभी यूएस ने काफ़ी टाइटन कर दिया है, लेकिन बहुत सारा उनका ट्रेड सीक्रेट्स चला गया। मिलिट्री सीक्रेट्स, सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज चाइना ने एक्वायर कर ली थ्रू हैकिंग। तो चाइना ने बहुत इन्वेस्ट किया है साइबर वॉरफेयर में, हैकिंग में, और उन्होंने यूएस को प्राइमरीली टारगेट किया है। इंडिया सेकेंडरी टारगेट है। लोग ये जानते नहीं साइबर वॉरफेयर के बारे में। जिस तरह से, जिस नज़रिए से हम सोल्जर्स को देखते हैं, उस नज़रिए से हमें हैकर्स को भी देखना चाहिए आज के ज़माने में। जो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स होते हैं, कोडर्स होते हैं, जिनको हैकिंग आती है, दे आर द सोल्जर्स फॉर द कंट्री टुडे। एब्सोल्युटली। और उस नज़रिए से देखा जाए तो मोस्टली इंडिया में इतना आईटी का टैलेंट है। पूरी दुनिया के जो बेस्ट कोडर्स है वो या तो इंडियन होते हैं या तो चाइनीज़ होते हैं। तो हमारे पास भी अच्छे सोल्जर्स होंगे। बिल्कुल। इज द इंडियन गवर्नमेंट वर्किंग विद गुड हैकर्स? आपको क्या लगता है? वेल, द इंडियन गवर्नमेंट हैज नेवर अनाउंस्ड और पब्लिसाइज्ड एनी सच प्रोग्राम। आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि इंडिया में भी ऐसे प्रोग्राम्स है। अभी एक और चीज़ है कि यू शुड हाइड योर कैपेबिलिटीज अनलेस यू नीड टू शो देम, अनटिल यू नीड टू शो देम। ओके, कि दुनिया को मत दिखाओ, दुनिया को कभी मत दिखाओ, कभी मत दिखाओ। सो इट इज ऑलवेज एडवांटेजियस टू अपीयर वीक फ्रॉम द आउटसाइड। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि इंडिया में भी काफ़ी ऐसा कुछ चल रहा होगा जो हम पब्लिसाइज नहीं करने वाले और नहीं करेंगे। लेकिन इंडिया में बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है, भर भर का टैलेंट है, आईटी में, साइबर फील्ड में, हर चीज़ में। मैं होप करता हूँ कि इंडिया में ये सब चल रहा है। मुझे याद है कि पिछले 7
5-7 साल में बहुत सारे हैकिंग कंटेस्ट हुए थे, हैकाथन्स एक्सेट्रा, जिसमें बेस्ट टैलेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है. सो आई एम श्योर उसका कुछ ना कुछ यूज़ तो किया ही होगा. यस, इट्स यूजुअली टीनेजर्स, यंगस्टर्स जिनको इस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट होता है. तो इंडिया में टैलेंट की तो कमी नहीं है ना. आई होप कि उसका कुछ प्रॉपर यूज़ हो रहा होगा. अभी हम इसको दिखा रहे हैं कि नहीं, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट ये है कि हम ये चीज़ कर रहे होंगे. आई होप कि कर रहे होंगे. एंड आई होप कि अगर आप कोई टीनेजर हो जिनको हैकिंग आती है, जिनको कोडिंग आती है, कंसिडर दिस पॉसिबिलिटी. Absolutely. बिकम अ वेरी गुड हैकर. गवर्नमेंट के साथ आप न्यू एज सोल्जर बन सकते हो ऑनेस्टली. और कोडिंग भी ना, मैंने कोडिंग करी है इंजीनियरिंग कॉलेज में. इट्स अ नेचुरल गेम. कोई कोई लोगों को आसानी से आ जाता है, कोई कोई लोगों के लिए बहुत मुश्किल होती है. तो अगर आपको आसानी से कोडिंग आ जाती है, प्लीज़ यूज़ इट. Absolutely. Yes, it's a very, very powerful weapon to have. Even if you're a freelance programmer or if you're a soldier, a cyber soldier. I mean, ये बहुत अच्छा स्किल है अगर किसी के पास है. It's always a plan B to have. Learn coding. अगर आपका प्लान A सक्सेसफुल नहीं हो करियर में, you can always go into coding as a career. सर, क्योंकि आप एक हिस्टोरियन हो, आई फील कि एक हिस्टोरियन का मेन पर्पस होता है नॉट टू स्टडी हिस्ट्री बट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर. कि आपने इतनी सारी हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता है कि अभी शायद ये होने वाला है नेक्स्ट. आपके अकॉर्डिंग अगले 10 सालों में चाइना, यूएसए और इंडिया के साथ क्या होने वाला है? एज इन नॉट बीचों बीच बट इंडिविजुअली क्या होने वाला है? चाइना का जो ऑब्जेक्टिव है, इट इज़ बाय 2049 टू टेक ओवर द वर्ल्ड. क्योंकि 1949 में द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी केम टू पावर. उसका 100 साल होगा 2049 में. तब तक उनको पूरी दुनिया को कंट्रोल करना है. इस समय यूएसए डिक्लाइन में है. यूएस का इंटरनल स्ट्राइफ बहुत बढ़ रहा है एज वी स्पीक एवरी डे. यूएस का पॉलिटिकल सिस्टम इतना थोड़ा अभी वीक लग रहा है. उनका एम्बिशन थोड़ा इनवर्ड जा रहा है ऐसा लग रहा है. तो इफ एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू दिस प्लान, देन चाइना विल टेक ओवर द वर्ल्ड. लेकिन मैं सोचता हूँ ऐसा नहीं होगा. टेक ओवर द वर्ल्ड मतलब क्या सर? बेसिकली दे विल इम्पोज देयर रूल्स एंड देयर वे ऑफ लाइफ. अभी जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ऑर्डर, द रूल्स बेस्ड ऑर्डर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम. यूएन है, ये सब उसके अलग अलग ऑर्गन्स है. यूएन, WHO, यूनिसेफ एक्सेट्रा, एंड वेरियस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिक्स है, नेटो है. तो ये सब, ऑल दीज थिंग्स, दे डिसाइड द ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड एंड द रूल्स बाय विच द वर्ल्ड इज गवर्न्ड. मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐसे होगा, हर चीज़. मिलिट्री एक्सचेंजेस ऐसे होंगी. Yes. जो भी इकोनॉमिक एक्सचेंजेस ऐसे होंगे. यस, इंटरनेशनल बिटवीन नेशंस जो अलग अलग अग्रीमेंट्स होते हैं वो कैसे होंगे. मतलब जो दुनिया की गवर्नमेंट होती है, यस, वो ये सब है. द वे द वर्ल्ड इज रन बेसिकली. तो दे वांट टू इम्पोज देयर वे ऑफ रनिंग द वर्ल्ड, विच इज व्हाट? विच इज बेसिकली चाइना इज द एम्पायर, एवरीबडी एल्स इज द सब्जेक्ट. ओके, ये है. मतलब हम यहाँ के एम्परर है, आप सब ठीक है किंग्स होंगे बट हम मेन है. बेसिकली पूरी दुनिया से पावर सेंटर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं वो. दे डोंट वांट एनी बिग पावर सेंटर टू रिमेन एक्सेप्ट फॉर चाइना. तो यूएस को भी ब्रेकअप कर देना चाहेंगे वो लोग. इंडिया को भी ब्रेकअप कर देना चाहेंगे. रशिया को भी ब्रेकअप कर देना चाहेंगे. हर चीज़ को. दे डोंट वांट एनी पावर सेंटर एक्सेप्ट चाइना. और चाइना के कोई एलाइज नहीं है अभी? मतलब इस समय रशिया उनका सपोजिटली अलाई तो है. मिस्टर पुतिन एंड मिस्टर शी, उनका एक फ्रेंडशिप अग्रीमेंट है जिसको एक्सटेंड किया अभी रिसेंटली, एक हफ्ते पहले. तो उनका, आई मीन यू कुड से क्वाज़ाई एलाई है रशिया एंड चाइना. लेकिन रशिया और चाइना का बहुत लंबा हिस्ट्री है जो अच्छा हिस्ट्री नहीं है. सो आई डोंट थिंक मिस्टर पुतिन ट्रस्ट्स चाइना इन द लीस्ट. सो बहुत कॉम्प्लिकेटेड गेम है ये. और वो गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह है, ये इंटरनेशनल गेम ऑफ थ्रोन्स है. यस यस. तो सर ये इंटरनेशनल गेम ऑफ थ्रोन्स में यूएसए और इंडिया स्पेशली क्या कर रहा है अभी? अभी यूएस पुश बैक कर रहा है चाइना को. यूएस ने बेसिकली चाइना को इतना पाला है 1970s से, क्योंकि वो चाइना को एज अ काउंटर वेट यूज़ करना चाहते थे अगेंस्ट रशिया. आज उनको समझ गया है कि चाइना का एक्चुअल गेम प्लान क्या है, पूरी दुनिया को टेक ओवर करना. तो अमेरिका अभी पुश बैक करने को ट्राई कर रहा है. अभी वो ट्रेड वॉर चल रहा है उनका, और डिप्लोमेटिक भी बहुत सारे स्ट्राइफ चल रहा है उनका. ट्रेड वॉर थोड़ा सा समझा दो सर क्या? बेसिकली चाइना यूएस को एक्सप्लॉइट कर रहा था ट्रेड से. उनका सब रॉ मटेरियल्स जो भी यूएस को चाहिए वो सब चाइना बना के भेजता था. फिनिश्ड प्रोडक्ट्स भी, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स या जो कुछ भी अमेरिका में चाहिए लोगों को, कंपनीज को, वो चाइना से मैन्युफैक्चर करवा के लेते थे. अभी यूएस इसके ऊपर पुश बैक कर रहा है. चाइना के ऊपर एडिशनल टैक्सेस, टैरिफ्स लगा रहा है ताकि वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं रहे उनके लिए. क्योंकि वो यूएस से पैसा एक्सट्रैक्ट कर रहे थे चीप माल देके. क्वालिटी अच्छा था लेकिन बहुत
वन साइडेड ट्रेड था ये, तो अभी यूएस इसको रिड्रेस कर रहा है बाय इम्पोजिंग टैरिफ्स एंड टैक्सेस एंड ऑल दैट। तो चाइना इसके लिए खुश नहीं है, तो ये ट्रेड वॉर चल रहा है उन दोनों के बीच में। तो ये यूएस का वन पुशबैक का स्टाइल, आई मीन एक टैक्टिक है। और दूसरा है कि चाइना को भी एनसर्कल करना चाहते हैं मिलिटरीली, बिकॉज दे हैव बेसेस, अमेरिका के बेसेस है जापान में, अमेरिका के वापस एक फिलीपींस में बेस ओपन करना चाहता है, रीओपन करना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया यूएस का अलाई है। अभी इंडिया में भी वो लोग अलायंस ढूंढ रहे हैं अमेरिका वाले। अभी इंडिया इतना ओपन है या अमेनेबल है हम जानते नहीं है, वी विल हैव टू सी। लेकिन इंडिया और यूएस का भी काफ़ी अच्छा अभी रिलेशनशिप बन रहा है, धीरे धीरे बन रहा है अभी। इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस एंड आई थिंक इट मेक्स सेंस फॉर बोथ। एटलीस्ट जो भी मैं जानता हूँ जियो पॉलिटिक्स के बारे में, दे नीड टू बी एलाइज राइट नाउ। या जियो पॉलिटिक्स में हर अलायंस, हर एनिमिटी टेम्पररी होती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इक्विलिब्रियम, ओके, पावर इक्विलिब्रियम। पावर इज व्हाट मैटर्स, कहाँ पे पावर अभी कंसंट्रेटेड है, उसके हिसाब से इक्विलिब्रियम बनता है। सो थिंग्स कीप चेंजिंग जियो पॉलिटिक्स में। कोई भी आप नेशनल बाउंड्री देखेंगे, नेशनल बाउंड्रीज ऑल्सो कीप शिफ्टिंग हियर एंड देयर ओवर टाइम। द स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटा टाइम पीरियड है जियो पॉलिटिक्स में, वो डेकेड है, 1 डेकेड। अगर आप साल एवरी ईयर देखेंगे तो आपको कुछ चेंज दिखेगा नहीं, लेकिन अगर आप डेकेड पे डेकेड देखेंगे तो आपको चेंजेस दिखेंगे जियो पॉलिटिक्स में। सो दिस इज द डेकेड ऑफ बिग चेंज, 2020s। तो अभी इसमें इंडिया क्या करने वाला, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्यों कहते हो सर आपकी बिग चेंज है? कोविड की वजह से डेफिनेटली, लॉकडाउन की वजह से, इकोनॉमिक मेल्टडाउन्स की वजह से, पर और क्या? चाइनाज राइज, दिस इज द बिग टाइम ऑफ चाइनाज राइज। अभी पिछले साल में चाइना की इकोनॉमी बहुत बढ़ गई, और चाइना अभी बहुत अलग डिप्लोमेसी खेल रहा है। आज तक चाइना बहुत ही सबड्यूड डिप्लोमेसी खेलता था, वेरी कंसिलिएटरी लैंग्वेज एंड ऑल दैट। अभी बहुत अग्रेसिव वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी खेल रहे हैं, हर जगह जाके भौंकते हैं बेसिकली, राइट? डिप्लोमेट्स वेरी अग्रेसिव। क्या कहते हैं कि लाइक आप अग्री कर दो, नहीं तो वॉर करेंगे आपके नहीं, थ्रेटन, ओपन थ्रेट्स, अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं वो लोग कि आप हमारे लिए जो बेनिफिशियल टर्म्स है ट्रेड के, उसको आप अग्री कीजिए, वरना हम आपको टूरिज्म बंद कर देंगे, आपके यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स भेजना बंद कर देंगे। दीज आर वेरी हार्ड थ्रेट्स, दे कैन कंप्लीटली रूइन ऑस्ट्रेलियाज इकोनॉमी बाय डूइंग दिस। ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही बड़ा ट्रेड पार्टनर चाइना है। अगर चाइना ने वो कट ऑफ कर दिया तो ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी पूरी डिजास्टर में आ जाएगी। उन्होंने इतना बड़ा लेवरेज बना के रखा है, धीरे धीरे उन्होंने लेवरेज हर जगह बनाया है पूरे वर्ल्ड में, और अभी उसका वो लोग फायदा उठा रहे हैं। जैसे आपने ये कहा कि वो पर्ल बना रहे हैं इंडियन ओशन में, ये भी समझा दो, क्योंकि इस चीज़ पर मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है कि चाइना ने श्रीलंका में, पाकिस्तान में, शायद नेपाल में और बांग्लादेश में मिलिट्री बेसेस खड़े किए हैं, बट दे आर सॉर्ट ऑफ सीक्रेट मिलिट्री बेसेस, दे आर नॉट नोन। तो इस चीज़ के बारे में आप कुछ जानते हो? तो ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी है। दीज आर ऑल पोर्ट्स, ड्यूअल यूज पोर्ट्स। तो चाइना क्या करता है, दे विल लीज अ लैंड, किसी एक पोर्ट को लीज करेंगे 20 साल, 50 साल, 99 ईयर्स, व्हाटएवर, रेंट करेंगे पैसा देके, और फिर उसको डेवलप करेंगे। लेकिन उसको ड्यूअल यूज पोर्ट बनाएंगे ताकि वहां पे चाइनीज मिलिट्री शिप्स भी आ सके, नेवल शिप्स, ट्रेड और मिलिट्री दोनों ट्रेड एंड मिलिट्री, यस। तो चाइना इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है इस तरह के नेवल बेसिस में। श्रीलंका में हम्बनतोता पोर्ट हो गया, बर्मा में पोर्ट्स है, बांग्लादेश में भी उन्होंने लिए हैं, पाकिस्तान में उनके पास क्वादार है, और अलग अलग जगह पे ऐसे वो लोग इनसर्कल कर रहे हैं इंडिया को ऑन दी मैरीटाइम फ्रंट, क्योंकि इंडिया का अभी स्ट्रेंथ क्या है, इतना बड़ा एक्सेस है पूरे ओशंस का, तो उसको वो लोग लॉन्ग टर्म में कट ऑफ करना चाहते हैं। चाइना अभी 5 साल का नहीं सोच रहे हैं, पिछले नेक्स्ट 20-30 साल का सोच रहा है। तो धीरे धीरे वो अपनी नेवल स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। एक बार उन्होंने ताइवान को कब्जा कर लिया तो उनकी नेवी फ्री हो जाएगी इंडियन ओशन में आने के लिए। अभी वो लोग ताइवान के लिए सबसे बड़ा प्लान बना रहे हैं। शायद नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में ताइवान को लेना चाहेंगे वो, जिस तरह से तिब्बत को लिया, इस तरह से, यस। उसके बाद उनकी नेवी फ्री हो जाएगी और फिर वो इंडियन ओशन के लिए प्ले करेंगे। तो ये इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं बाय क्रिएटिंग दिस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, अलग अलग बहुत सारे ड्यूअल यूज पोर्ट्स जहाँ पे आप मर्चेंट ट्रेड भी कर सको और आप अपने नेवल शिप्स को भी स्टेशन कर सको। तो ये है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी, एनसर्कलमेंट स्ट्रैटेजी है। पर सर मतलब एक्चुअली इसका ऑन फील्ड पर्पस क्या होगा कि कल जाके अगर कोई वॉर हुई तो वहाँ जाके उनके नेवल बेसिस हैं और वो मुंबई में आकर, चेन्नई में आकर, गोवा में आकर अटैक कर सके, ये है पर्पस? बेसिक सबसे इमीडिएट पर्पस है
कि मलाक्का स्ट्रेट को वो लोग सेफ गार्ड करना चाहते हैं। अभी पूरा जो ट्रेड होता है वो मलाक्का स्ट्रेट के थ्रू होता है। अगर आप वेस्ट से कोई भी शिपमेंट आ रहा है चाइना को जाने वाला, वो मलाक्का स्ट्रेट के थ्रू जाता है, जो इंडोनेशिया में है। बहुत छोटा सा चोक पॉइंट है जिसको इंडियन नेवी अच्छे इजीली ब्लॉक कर सकती है। तो अगर चाइना के पास इसे पोर्ट्स रहेंगे और नेवल फैसिलिटीज रहेंगे तो दे कैन काउंटर एक्ट द इंडियन मूव, एनी पोटेंशियल इंडियन मूव टू ब्लॉक मलाक्का स्ट्रेट। तो ये सबसे पहला उनका स्ट्रैटेजी है। लेकिन ओवरऑल ये प्रेशर बढ़ाने की चीज़ है। स्टेप बाय स्टेप प्रेशर बढ़ाएंगे इंडियन नेवी पे, इंडियन गवर्नमेंट पे, इंडियन नेशन पे। बेसिकली इंडिया क्या कहता है कि इंडियन ओशन रीजन इज आवर स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड। तो चाइना चाहता है कि वो उनका स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड बन जाए और इंडियन नेवी से ज़्यादा उनकी प्रेजेंस वहाँ पे हो इंडियन ओशन में, ताकि फिर वो पूरे रूल्स डिक्टेट कर सके नॉट ओनली ऑन इंडिया बट एवरीबडी एल्स। और ये होता है जियो पॉलिटिक्स का एक इम्प्लीकेशन। Yes. जो मैंने आपको पहले पूछा कि आम इंसान के लिए क्या फ़ायदे या नुकसान होंगे, दिस इज़ द फ़ायदा या नुकसान। Definitely, yes. अगले 20-30 सालों में आप देखोगे। बट सर व्हाट डू यू थिंक विल बी द नेक्स्ट स्टेप? मतलब जैसे कि आपने कहा ग्रेजुअली प्रेशर डालते रहेंगे, तो क्या अरुणाचल प्रदेश टारगेट करेंगे अभी चाइनीज़, क्या पंजाब टारगेट करेंगे थ्रू चाइना, क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, क्या होगा मतलब इसके बाद? आई थिंक चाइना ने जो गलवान में हुआ उससे कुछ लेसन सीखा है कि ये इतना इजी नहीं है इंडिया को माउंटेन्स में फाइट करना, क्योंकि इंडिया की जो माउंटेन्स में टेक्नोलॉजी इतना काम नहीं आता है। योर मैन टू मैन फाइटिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, जिसमें इंडिया इज बेटर देन चाइना। ओके, सो अभी चाइना ने शायद स्ट्रेटेजी चेंज किया है। दे आर यूजिंग द वायरस फर्स्ट ऑफ ऑल एंड मे बी साइबर वॉर। और उन्होंने इंडिया में भी काफ़ी सारे असेट्स खरीद कर रखे हैं, जैसे कि मीडिया है और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, पॉसिबली, आई एम नॉट सेइंग डेफिनेटली, पॉसिबली, क्योंकि चाइना यूजेस एवरी एडवांटेज। तो यूएस में फॉर एग्जांपल पूरी मीडिया बिकी हुई है, चाइना को क्रिटिसाइज करती ही नहीं है। अभी जो पैंडेमिक हुआ यूएस मीडिया ने सेंसरशिप कर दिया कि आप चाइना को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। हॉलीवुड को भी चाइना ने खरीद कर रखा है। वैसे इंडिया में भी उनके इन्वेस्टमेंट्स होंगे, अभी आप जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन हो गए उनके इन्वेस्टमेंट्स। तो दे यूज दिस टू क्रिएट इंटरनल स्ट्राइफ इन इंडिया, इंटरनल डिविजन्स। सारे स्टार्टअप्स खरीद रहे हैं, चाइनीज मनी इज देयर इन स्टार्टअप्स। एफडीआई कर रहे हैं, स्टार्टअप्स ले रहे हैं, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पेटीएम में उनका इन्वेस्टमेंट है, अलग अलग ई कॉमर्स पोर्टल्स में उनके इन्वेस्टमेंट्स है। तो हर जगह उनके फुटप्रिंट्स है इंडिया के अंदर। तो आइडियली लॉन्ग टर्म में वो इंडिया को आधा खरीद लेंगे, आधा ब्रेकअप कर देंगे। उनका ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। वो जैसे कि मैंने कहा कि वो हॉट वॉर करना नहीं चाहते हैं। उन्होंने ट्राई किया गलवान में और बहुत बड़ी उनको डिफीट मिली। बहुत बड़ा डिफीट नहीं था, लेकिन काफ़ी एम्बैरेसिंग और ह्यूमिलेटिंग था वो जो इंसिडेंट हुआ। उनके कम से कम 50, 60, 100 सोल्जर्स मर गए। तो बेसिकली दे विल डू दिस नाउ। जो आपने टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर के बारे में बात करी कि चाइना हैज़ अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस इन टेक्नोलॉजी, मतलब स्पेसिफिकली वॉरफेयर की बात की जाए तो किस तरह के एडवांटेजेस है अदर देन साइबर वॉरफेयर? कि मान लो कल अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुई तो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होगा, क्या हो सकता है सर? अभी न्यूक्लियर वेपन्स में एक थ्रेशोल्ड होता है। अगर आप एक अग्रेशन करेंगे किसी कंट्री के ऊपर, तो एक थ्रेशोल्ड के बियॉन्ड अगर आप जाएंगे तो फिर न्यूक्लियर वेपन्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो ये लोग बिलो थ्रेशोल्ड अग्रेशन करना चाहते हैं बेसिकली। अगर इंडिया जैसे फॉर एग्जांपल बहुत साल तक हम सोच रहे थे कि पाकिस्तान के साथ हम कुछ भी करेंगे तो न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, लेकिन ये जो बालाकोट हुआ वो हमने दिखा दिया कि उनका थ्रेशोल्ड से कम है ये, राइट। तो हर नेशन का एक न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है, उसके बिलो वो लोग प्ले करना चाहेंगे आपके जो दुश्मन है। तो चाइना के पास बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजीज है विच दे कैन यूज टू हैरेस इंडिया। ड्रोन टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल, वो लोग कम से कम 20-30 साल से ड्रोन टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं। उनके पास मे बी 300-400 टाइप के ड्रोन्स हैं जो उन्होंने डेवलप किए हैं इतने सालों में। तो ये हो गया। फिर आपके दुश्मन को बेचेंगे ड्रोन्स। अभी पाकिस्तान अभी हाल ही में ड्रोन से इंडिया पे कुछ अटैक कर रहा था, लो इंटेंसिटी ब्लास्ट एंड ऑल दैट, दे आर यूजिंग चाइनीज ड्रोन्स फॉर दैट। और फिर सो दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। और उनके टेक्नोलॉजी या ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गया, एयरफोर्स उनका अच्छा है, अभी वो खुद के प्लेन्स बना रहे हैं, सो दे कैन यूज दैट। दे हैव मिसाइल्स, उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स सिर्फ न्यूक्लियर नहीं है, कन्वेंशनल वॉरहेड्स वाले भी हैं। और सबमरीन्स, चाइना ने कितने सालों से सबमरीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है सो दे कैन डोमिनेट द ओशंस अंडर द सी। और आपके पॉडकास्ट में मैंने ये भी बात सुनी थी कि इंडियन नेवी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, बट टेक्नोलॉजिकली शायद थोड़ी सी वीक है।
तो नेवी का स्ट्रेंथ का मेजर क्या है? हम मोस्टली लोग सोचते हैं कि आपके पास कितने शिप्स है वो आपके नेवी का स्ट्रेंथ का मेजर है। वो नहीं है। आप कितने मिसाइल्स को एनी गिवन डे ओशन पे डिप्लॉय कर सकते हो, ये आपका नेवल स्ट्रेंथ है। और चाइना इज फार सुपीरियर देन इंडिया इन नंबर ऑफ मिसाइल्स इट कैन डिप्लॉय एट एनी गिवन टाइम। अभी आज के दिन इस समय 2 बजे दोपहर को इंडिया का कितने मिसाइल्स ओशन पे है और चाइना के कितने मिसाइल्स ओशन पे है, बहुत बड़ा डिफरेंस मिलेगा। तो ये बात है। On any given day, the US can deploy 10,000 missiles on the oceans. Japan can deploy about 2,500 missiles. चाइना का भी सिमिलर नंबर है। आई एम अफ्रेड इंडिया का वो नंबर नहीं है। तो ये एज है चाइना का अगेंस्ट इंडिया ऑन द नेवल फ्रंट। कल जाके अगर वॉर हुई तो डू यू थिंक यूएस विल कम टू इंडियाज एड एंड फाइट चाइना विद इंडिया? क्या हो सकता है? वी कैन ट्रस्ट द यूएस टू परस्यू इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट। तो अगर उनके नेशनल इंटरेस्ट में रहेगा कि इंडिया को हेल्प करें तो वो डेफिनेटली करेंगे। पर कैसे रह सकता है? मतलब उसका एक सिनारियो क्या है कि क्यों रहेगा उनके नेशनल इंटरेस्ट? अगर चाइना बहुत थ्रेटनिंग हो गया और डेफिनेटली ऐसा हो गया कि चाइना अभी यूएस को सरपास करने वाला है, तो यूएस इंडिया को लेवरेज करेगा एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइना। इन दैट केस वॉर में भी अपने को हेल्प करेगा इंडिया को यूएस। इस समय अगर इंडिया चाइना का वॉर हो गया तो यूएस बैठ के देखेगा, मुझे ऐसा लगता है। सो देर आर डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सिनारियोज जिसमें उनका बिहेवियर अलग अलग होगा। अभी इस समय उनका दे आर डिक्लाइनिंग एज अ पावर। अफगानिस्तान से भी विड्रॉ कर रहे हैं, हर जगह से विड्रॉ कर रहे हैं। नेटो में भी उनका इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम हो रहा है अभी। जापान भी अभी नर्वस हो गया है कि यूएस हमें प्रोटेक्ट करेगा कि नहीं व्हेन इट कम्स टू अ पोटेंशियल वॉर विद चाइना। सो यूएस अनफॉर्चुनेटली लुक्स लाइक अ वेनिंग पावर राइट नाउ। अभी भी मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत है उनकी, बहुत है, ओवरवेलमिंग मिलिट्री पावर है उनका। लेकिन उनका जो डिप्लोमेटिक और जियोपॉलिटिकल अग्रेशन है वो थोड़ा टोन डाउन हो गया है। सो इट डिपेंड्स कि क्या सिचुएशन है। फॉर एग्जाम्पल कारगिल वॉर जब हुआ था तो यूएस ने इंडिया को बैकस्टैप किया था। यूएस ने इंडियन आर्मी को जीपीएस का फैसिलिटी कट ऑफ कर दिया था उस टाइम पे। सो वी कुड नॉट टारगेट द पाकिस्तानीज एक्यूरेटली। ये सब है। तो यूएस इज अ फिकल एलाई इतना, बट वी कैन ट्रस्ट देम टू परस्यू देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट। सो अगर हम अच्छे से जज कर पाएंगे कि उनका नेशनल इंटरेस्ट क्या है और उनके लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या है और हम उसके अकॉर्डिंग प्ले करेंगे, देन विल बी अ प्रॉपर अलाई ऑफ द यूएस। और जहाँ यूएस गया वहाँ यूरोप जाएगा, वहाँ ऑस्ट्रेलिया जाएगा। यस, मोस्टली यस, बिकॉज यूरोप का जो वेस्टर्न यूरोप जो पूरा है वो बेसिकली नेटो है, विच इज़ अ यूएस लेड ऑर्गेनाइजेशन। आप ये सब ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, फॉर एग्जांपल शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिक्स है, नेटो है, ये मल्टीलैटरल मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन दे ऑलवेज सर्व द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज एजेंडा। ओके, तो NATO is basically the US. So basically Western Europe is essentially, you could say, a quasi puppet of the US. और कौन से ऑर्गेनाइजेशन है सर? NATO हो गया, इधर क्वाड है अपना। कौन है? एशिया पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक में इंडिया, US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। इट्स अ लूज अलायंस, अभी ऑफिशियल मिलिट्री अलायंस नहीं बना है, बट पोटेंशियल है। The US is hoping. लफड़ा वफड़ा हुआ तो हम साथ में मिलके फाइट करें। हाँ, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस। अभी फुल ऑफिशियल अलायंस नहीं है जैसे कि नेटो है, बट पॉसिबिलिटी है, पोटेंशियल है। बट ऑल्सो लोग कहते हैं कि द होल वर्ल्ड इज पिस्ड ऑफ विद चाइना। सब लोग अभी रूठ चुके हैं कोविड की वजह से। कोविड के बाद पूरा जो नज़रिया है, पूरा जो अप्रोच है, इमेज है चाइना का, वो पूरा बदल गया। अंटिल दैट टाइम मेनी पीपल थॉट कि चाइना इज इन सम वे गुड फॉर अस, लेकिन आज सबको समझ रहा है कि चाइना इज नॉट बेनिफिशियल बेनेवोलेंट पावर। उनका जो राइज है वो इतना पीसफुल नहीं है, इट इज़ हार्मफुल राइज फॉर द होल वर्ल्ड। सो या पूरा दुनिया का जो पूरा इमेज है चाइना का वो थोड़ा काफ़ी बदल चुका है इन द पास्ट 1.5 years। सर पाकिस्तान की बात करते हैं, इंडिया पाकिस्तान के बीच अब क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, एंड क्या उनका पावर कम हो गया पिछले 20 साल में कारगिल वॉर के बाद? पाकिस्तान is as strong as China is strong. पाकिस्तान essentially एक सैटेलाइट है चाइना का, राइट? चाइना यूजेस पाकिस्तान टू डिस्टेबलाइज इंडिया। पहले यूएस ही रोल प्ले करता था, अब चाइना ने टेक ओवर कर दिया है पाकिस्तान को। सो जब से वो 9/11 हुआ, उसके बाद वॉर ऑन टेरर हुआ यूएस का, उसमें पाकिस्तान बहुत बड़ा एलाई था। उसके बाद धीरे धीरे यूएस का इंटरेस्ट कम हो गया। अभी अफगानिस्तान से भी यूएस जा रहा है, तो पाकिस्तान में उनका इतना रोल नहीं है अभी। बट चाइना वांट्स टू यूज पाकिस्तान एज अ डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर फॉर इंडिया। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो मोस्टली चाइना से आया है।
दे हैव गिवन दिस टेक्नोलॉजी टू द पाकिस्तानीज। और जो मिसाइल सिस्टम्स है, जो डिलीवरी सिस्टम्स है, वो भी वाया चाइना नॉर्थ कोरिया से आया है, बिकॉज नॉर्थ कोरिया भी उनका एक दूसरा पपेट है। सो एसेंशियली पाकिस्तान एंड इंडिया का जो प्रॉब्लम है, इट्स ऑल लिंक्ड टू चाइना। अगर इंडिया का चाइना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो पाकिस्तान प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। लोग पूछते हैं कि हम पीओके वापस लेने के लिए क्या करना चाहिए। मेरा सिंपल सोल्यूशन है, सॉल्व द टिबेट प्रॉब्लम। अगर टिबेट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो पीओके भी सॉल्व हो जाएगा। ये थोड़ा ज़्यादा समझा दो सर, जिन लोगों ने पीओके शब्द नहीं सुना है, टिबेट शब्द नहीं सुना है, समझा दो थोड़ा। तो पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर। और 1948 में पाकिस्तान ने कश्मीर को लेने का प्रयास किया था मिलिट्री मीन्स से। इंडियन आर्मी ने उसका जवाब अच्छे से दिया, श्रीनगर को बचा लिया और काफ़ी सारा कश्मीर बचा लिया। लेकिन हमारे जो महान प्रधानमंत्री जी थे श्री नेहरू, उन्होंने आर्मी को रोक दिया। उन्होंने कहा कि हम यूएन के पास जाएंगे और हम पीसफुली इसको रिजॉल्व करेंगे। तो आज भी वो चल रहा है। तो इसके लिए थोड़ा कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के पास आज है इलीगली, राइट। तो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या पीओके हो गया। अब टिबेट की बात करेंगे आप, तो हमारे हिमालय के नॉर्थ में पूर्व में ये जो बहुत बड़ा प्रदेश है, देश है, जिसको हम टिबेट बोलते हैं, जिसको हम पुराने ज़माने में भूत बोलते थे, भूत। तो इसको चाइना ने 1955 में शायद इलीगली कॉन्कर करके ऑक्यूपाई कर लिया है। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया और चाइना का कॉमन बॉर्डर हो गया। पिछले 2-2.5 साल से इंडिया और चाइना का कभी कॉमन बॉर्डर नहीं था। तो ये 1955 के जो ये एपिसोड हुआ, ये जो घटना हुई, उसके बाद इंडिया एंड चाइना नेबर्स बन गए। और फिर चाइना ने और प्रेशर डालना शुरू किया इंडिया के ऊपर, क्योंकि ये जो बाउंड्री है इंडिया टिबेट का, वो कभी डिलीनेट नहीं हुआ है। इंडिया डिलीनेट करना चाहता है, चाइना मना करता है कि हम करते रहेंगे। तो दैट इज़ अ प्रेशर टैक्टिक। अगर हमने चाइना को टिबेट से निकाल दिया तो पूरा इंडिया चाइना प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। अगर टिबेट फिर से इंडिपेंडेंट हो गया तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। और अगर टिबेट फ्री हो गया चाइना से, तो चाइना का पाकिस्तान का भी एक्सेस जो है वो कट ऑफ हो जाएगा। सो देन पाकिस्तान विल बी पावरलेस। पर आपको लगता है ये होगा? आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में नहीं होगा, बट वी शुड टारगेट नेक्स्ट 20 ईयर्स। इट इज़ पॉसिबल। इंडिया कैन डू इट इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स if India starts working on it seriously today. सर, जियोपॉलिटिक्स में हिस्ट्री एक बड़ा फैक्टर होता है। तो अगर हम हिस्टोरिकली देखें हर देश को, इंडिया को हिस्टोरिकली देखें, यूएसए को हिस्टोरिकली देखें, यूएसए की हिस्ट्री बिजनेस बेस्ड हिस्ट्री है। सब ट्रेडर्स थे, क्या बोलते हैं, एक्सपैट्स थे। लोगों ने एक देश छोड़कर रिस्क टेकिंग मेंटालिटी के साथ दूसरे देश में एंटर किया और वहाँ बिजनेस बेस्ड देश बना दिया, इसलिए इतना अमीर देश है आज। पर अगर इंडिया को देखा जाए तो 2 फैसेट्स है। एक वो सोने की चिड़िया वाला इंडिया है और दूसरा फैसेट है ये डिवाइड एंड रूल वाला इंडिया, जो इम्पीरियलिस्ट और इन्वेडर्स ने कॉन्कर किया। तो अभी हमारे हाथों में क्या, हमें वो डिवाइड एंड रूल वाला इंडिया बनना है, एक दूसरे के साथ झगड़ के ये कह के कि नहीं आपका रिलीजन ख़राब है, मेरा रिलीजन अच्छा है, या कि आपको सोने की चिड़िया बनना है, जब सब लोग साथ में आकर इंडिया को वर्ल्ड कप जिता सकें। और चाइना की हिस्ट्री अगर हम स्कैन करें तो कॉन्स्टेंटली एक ही साइकिल हुई है, सिविल वॉर की। और फिर एक कोई किंगडम जीतता है और वो किंगडम फिर एम्पायर बन जाता है, फिर से सिविल वॉर होती है। क्या आपको लगता है कि फिर से चाइना में खुद ही एक सिविल वॉर हो सकती है, चाइना इम्प्लोड कर सकता है? अगर आप चाइना का पिछले 2,500 साल का हिस्ट्री देखेंगे, चाइना बेसिकली 2-2,500 साल पुराना है एज अ सिविलाइजेशन। उनका पूरा हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो एक ही साइकिल, जैसे आपने कहा, उसको डायनास्टिक साइकिल कहते हैं। एक डायनेस्टी आती है, पूरे देश को कंट्रोल करती है, बहुत ऑपरेसिव होती है, फिर ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से पूरा पॉपुलेशन रिबेल होता है उसके खिलाफ, डायनेस्टी गिरती है, सिविल वॉर होती है, 20-30-50 मिलियन लोग मरते हैं, लोग आपस में ही झगड़ते हैं। और फिर 1-2 साल के बाद नया डायनेस्टी आता है, फिर नया डायनेस्टिक साइकिल शुरू होता है। ये चाइना का 2,500 साल का हिस्ट्री है। अभी जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है वो एक नया डायनेस्टिक साइकिल है, 100 साल होने को आए उनके। अभी एक चीज़ है जिसको बोलते हैं मैंडेट ऑफ हेवन। द एम्परर हैज़ द मैंडेट ऑफ हेवन। मतलब जब तक वो कंट्री को कंट्रोल कर सकता है तब तक ऐसा कहा जाता है कि उसके पास ही इज़ द मैंडेट ऑफ हेवन, ही इज़ अलाउड टू रूल। अगर वो कंट्रोल लूज करता है
द मैंडेट ऑफ हेवन इज गॉन एंड दैट पर्सन इज ओवरथ्रोन, द डायनेस्टी इज ओवरथ्रोन। ये चाइना का रिपीटेड साइकिल है 2-2,500 साल का। तो ये इवेंचुअली वापस होना ही है, होना ही है। इंडिया का काफ़ी अजीब साइकिल है, मतलब ऐसा कोई साइकिल नहीं रहा इंडिया का। इंडिया का भी हिस्ट्री साइक्लिक है। कभी बहुत बड़ा एम्पायर होता है, जैसे कि मौर्यन एम्पायर हुआ, कुषाण एम्पायर हुआ, गुप्ता एम्पायर हुआ, और कभी कभी ये महाजनपद पीरियड आता है जिसमें बहुत छोटे छोटे अलग अलग सिटी स्टेट्स नहीं, लेकिन अलग अलग रिपब्लिक्स होते हैं, सेल्फ गवर्निंग रिपब्लिक्स एंड स्मॉल किंगडम्स। एक देश के अंदर बहुत सारे थे। बेसिकली इंडिया इज मोर देन अ कंट्री। इंडिया इज नॉट अ कंट्री, इट्स नॉट अ नेशन स्टेट, इट्स अ सिविलाइजेशन स्टेट। एक ही सिविलाइजेशन है, एक ही कल्चर है, लेकिन उसके बहुत सारे डाइवर्स लोकल मैनिफेस्टेशंस है। सो दैट्स व्हाई इट लुक्स सो केओटिक एंड सो डिफरेंट, बट ओवरऑल एक ही कल्चर है और एक ही सिविलाइजेशन है। तो इंडिया के भी ऐसे साइकिल रहे हैं। एंड जो लास्ट 1000 years का फेज आया ऑफ फॉरेन ऑक्यूपेशन, इट हैपेंड बिकॉज व्हेन द इन्वेजन्स हैपेंड, इंडिया डिवाइडेड था उस टाइम पे। इंडिया एक सिंगल एम्पायर के नीचे नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, जब ये अलेक्जेंडर आया था इंडिया में, तब इंडिया का एक बहुत महान एम्पायर था। इट इज़ आइदर द नंदा डायनेस्टी और द मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यन एम्पायर, लेकिन इट वॉज टू ओवरवेलमिंगली स्ट्रॉन्ग फॉर अलेक्जेंडर। इसके लिए अलेक्जेंडर हार गया, बहुत बुरी तरह से हार गया। एंड सिमिलरली हुन आए थे इंडिया में, हुनिक इन्वेजन हुए थे विद इन द फर्स्ट मिलेनियम, वो भी बार बार हार गए, एक्सेट्रा। सो वेन एवर इंडिया इज यूनाइटेड अंडर वन एम्परर, इंडिया इज अनबीटेबल। व्हेन इंडिया इज अ लिटिल बिट इंटरनली फ्रैगमेंटेड, तब इंडिया का बुरा हाल हो सकता है। तो ये हुआ है पिछले 1000 साल में। उन्होंने हमें गलत टाइम पे पकड़ा, इन्वेडर्स ने। तो पहले टर्किक इन्वेजन्स हुए, उनका कुछ 400-500 साल उनका राज हुआ। उसके बाद इंडिया वापस वीक हो गया था, और फिर ये ब्रिटिश यूरोपियन इन्वेडर्स आए जिन्होंने ख़त्म कर दिया इंडिया को। तो इसका लेसन क्या है हिस्ट्री का? इंडिया हैज़ टू बी यूनाइटेड वन वे और द अदर। आपको मैं बोलूँ क्या, इट इज़ ओनली अ क्वेश्चन ऑफ लीडरशिप। इट्स ऑलवेज अ क्वेश्चन ऑफ लीडरशिप। इंडिया का जो पिछले 1000 साल में जो बुरा हाल हुआ है, इट इज़ बिकॉज वी डिड नॉट हैव स्ट्रॉन्ग इनफ लीडर्स। अ पर्सन हु कैन लीड इंडिया, इतना बड़ा देश है इंडिया, उसको लीड करने वाला पर्सन भी सुपर ह्यूमन होना चाहिए। इसीलिए आज भी हम श्री राम और श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा कंट्री को यूनाइट किया। विक्रमादित्य की पूजा को इतना महान मानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, ये सब इतने महान लोग थे। वी नीड समबडी ऑफ दैट स्टैचर टुडे, ओनली देन कैन इंडिया बी यूनाइटेड अगेन। क्योंकि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, इतना डाइवर्सिटी है इंडिया में, कि उसको पूरा फिर से जोड़ना डिफिकल्ट है, लेकिन पॉसिबल है। किसी भी देश का अगर आप अपवर्ड ट्रैजेक्टरी देखेंगे, इट्स बिकॉज ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप इज द की। नेपोलियन जो था, उसके पास काफ़ी मीडियोकर सोल्जर्स थे एट सम पॉइंट्स इन हिज लाइफ, फिर भी बिकॉज ऑफ हिज लीडरशिप ही वॉज एबल टू विन बैटल्स। अगर आप टर्की का हिस्ट्री देखेंगे, द 1920s, टर्की का बहुत ही बुरा हाल हो गया था, बट वन मैन, मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क, रीयूनिफाइड द कंट्री एंड वन freedom and independence for Turkey. So it's all about leadership. We need good leaders. We need इंडिया में ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो इतना पोटेंशियल है इंडिया के बच्चों में, उनमें से अच्छे लीडर्स को ऊपर लाए, ना कि उनको दबा के रखे। ये बात है। तो एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, और पॉलिटिकल सिस्टम को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। आज पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है कि इट ओनली एम्पावर्स पॉलिटिशियंस, पीपल को एम्पावर नहीं करता है। आप वोट कर सकते हो, लेकिन आप अगर इलेक्शन के लिए स्टैंड करने के खड़े होने जाएंगे, तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि बिना करोड़ों रुपए के आप इलेक्शन में कभी जीत नहीं सकते, राइट? तो द सिस्टम इज रिग्ड इन फेवर ऑफ पॉलिटिशियंस। तो ये सब चीज़ों को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है टू अनलीश द फुल इनक्रेडिबल पोटेंशियल ऑफ दिस कंट्री। और आई फील कि एजुकेशन सिस्टम ही है। यस, बिल्कुल सर। तो मतलब आई थिंक कि जियो पॉलिटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात फॉरएवर कर सकते हैं। एंड आई फील कि एक फॉलोअप एपिसोड भी करेंगे। जो भी हमारे लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, प्लीज़ हमें बता दो कमेंट सेक्शन में, सोशल मीडिया पर, कि आप जियो पॉलिटिक्स के और कौन से फैसेट्स जानना चाहोगे, आप उसके कौन से पार्ट्स जानना चाहोगे। बट अगेन सर, क्योंकि आप एक हिस्टोरियन हो, आई वुड लाइक यू टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर कि अकॉर्डिंग टू अगले 20 सालों में क्या लाइकलीहुड है, क्या होने वाला है, स्पेशली इंडिया में, मतलब हमारे देश में। ये सवाल का जवाब देने से पहले आई वुड लाइक यू टू हाईलाइट खान अब्दुल गफ़र खान की स्टोरी, जो मैंने आपके पॉडकास्ट पर ही सुनी।
वो उन्होंने क्यों कहा था, और वो मन में रखते हुए कैन यू प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑल्सो? तो खान अब्दुल गफ़ार खान एक पश्तून लीडर थे। वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से थे। बेसिकली पश्तून लोग जो मेजोरिटी अफगानिस्तान में मिलते हैं, राइट। तो खान अब्दुल गफ़ार खान वाज अ फ्रीडम फाइटर। वो ब्रिटिश को हटाना चाहते थे एंड ही वांटेड अ यूनिफाइड इंडिया। और वो सत्याग्रह करते थे। ही वाज नॉट अ वायलेंट फाइटर, ही वाज फाइटिंग थ्रू पीसफुल मीन्स। और उनका जो ऑर्गेनाइजेशन था या पॉलिटिकल मूवमेंट था उसको कहते थे खुदाई खिदमतगार। तो ये लोग नॉन वायलेंट मीन्स से ब्रिटिश को अपोज करते थे एंड दे ऑल वांटेड अ यूनिफाइड इंडिया, अ फ्री इंडिया। अभी 1946-47 में क्या हुआ कि द ब्रिटिश इंजीनियर्ड अ पार्टीशन ऑफ इंडिया यूजिंग जिन्ना एंड मिस्टर गांधी अग्रीड। महात्मा गांधी जी ने इसके बारे में, इस चीज़ में वो कहते रहे कि मैं इंडिया को पार्टीशन देखना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने उसको रोकने के लिए कुछ किया नहीं। तो आखिर में पार्टीशन हो गया और खान अब्दुल गफ़ार खान ने गांधी जी को कहा कि यू हैव थ्रोन अस टू द वुल्व्स, आपने हमें भेड़ियों के हवाले कर दिया है। क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को अपोज किया था और पार्टीशन के बाद ही वॉज इन पाकिस्तान। और खान अब्दुल गफ़ार खान ने अपना पूरा जीवन उसके बाद ऑलमोस्ट 95% जीवन हाउस अरेस्ट में बिताया इन पाकिस्तान। तो उन्होंने गांधी जी को कहा कि आपने हमें भेड़ियों के हवाले कर दिया है, यू हैव लेफ्ट अस टू द वुल्व्स। तो ये बात है, अगर हमारे पास कोई अच्छा लीडर होता, अच्छी लीडरशिप होती, तो हमारे देश का भविष्य कुछ और होता। शायद अफगानिस्तान भी वापस इंडिया में मिल गया होता, क्या मालूम, डिपेंडिंग ऑन द लीडरशिप। सो लीडरशिप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अभी फ्यूचर के लिए क्या है, पिछले नेक्स्ट 10-20 साल में क्या होगा, इट ऑल डिपेंड्स कैसा लीडरशिप आता है इंडिया में। आई थिंक इंडिया के पास पोटेंशियल है कि सुपर पावर बन जाए, बिल्कुल पोटेंशियल है। रिसोर्सेज है, जियोग्राफी है, टेक्नोलॉजिकल एबिलिटी है, सब कुछ है। द ओनली थिंग इज हमारा लीडरशिप क्या डिसाइड करता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। सो आई थिंक दैट पोटेंशियली वी कैन बी द नंबर 1 कंट्री इन नेक्स्ट 20 ईयर्स। इतना रिवोल्यूशनरी चेंज आ सकता है इंडिया में। इंडिया में इतना एनर्जी है, इतना टैलेंट है। क्या होगा ये मैं 100% आपको कह नहीं सकता, लेकिन आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। मैं बहुत पॉजिटिव पर्सन हूँ। मैं सोचता हूँ नेक्स्ट 20 साल में इंडिया पूरा बदल जाएगा, पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इंडिया विल बी एट द लेवल ऑफ चाइना इफ नॉट मोर। और चाइना का भी क्या मालूम क्या हो जाएगा, बिकॉज चाइना बहुत ही ऑप्रेसिव रेजिम है और ऑप्रेसिव रेजिम्स बहुत ज़्यादा लंबे नहीं चलते हैं। और इतने बड़े बड़े मिसएडवेंचर्स कर रहा है चाइना दुनिया में, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है। और अगर चाइना ने कोई मिस एडवेंचर कर दिया, कहीं पर गलती से मिलिट्री डिफीट मिल गई उनको, तो उनका पूरा फॉर्च्यून रिवर्स हो जाएगा और डायनेस्टिक साइकिल का नया इटरेशन शुरू होगा। सो आई थिंक इसका हाई चांस है नेक्स्ट 20 ईयर्स में। और इंडिया ने अगर अपने कार्ड्स ठीक से खेले या कोई अच्छा लीडर आ गया, तो इंडिया कैन बी द सुपर पावर नंबर 1। और एटलीस्ट इंडिया, इट कैन बी अ बाइपोलर वर्ल्ड। यूएस डिक्लाइनिंग, इंडिया राइजिंग, चाइना का क्या पता। सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम, बट आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक फॉर इंडिया। आपको अच्छे लीडर्स दिख रहे हैं, अपकमिंग लीडर्स दिख रहे हैं? कुछ है, आई विल हेज माई बेट्स। कुछ है। और जो आप कह रहे हो कि इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने वाला है, या मिलिट्री ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ भी कह रहे हो? प्राइमरीली इकोनॉमिक ग्रोथ है, बट in any self-respecting nation, in any ambitious nation, economic growth has to be proportional to military growth, or rather the other way around. अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो मिलिट्री भी ग्रो होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास इतना पैसा है, आप उसको बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? इतना पैसा होने का फायदा क्या है अगर आप उसको बचा नहीं पाए? तो इंडिया डजंट हैव टू बी अ हेजेमोनिक पावर, अग्रेसिव पावर, लेकिन इंडिया हैज़ टू बी अ पावर दैट कैन डिफेंड इट्स इंटरेस्ट्स within its borders and beyond its borders. तो उसके लिए मिलिट्री पावर बहुत ज़रूरी है, not to bully people but to maintain stability and law and order, जो इंडिया ने हमेशा किया है बेसिकली। पिछले कितने सालों से कोई इंडिया ने कुछ किया ही नहीं है। नहीं, आई मीन लाइक हिस्टोरिकली यू आर एब्सोल्युटली राइट, यस। इंडिया ने हमेशा पावर प्रोजेक्ट किया है। इंडिया हैज़ बीन अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ कल्चर एंड ऑफ पावर थ्रू आउट इट्स 10,000 ईयर हिस्ट्री। पिछले 1000 साल एक अबेरेशन है। I think India needs to get back to where it belongs. So,
तो आई थिंक इट्स अ नाइस साइनिंग ऑफ नोट. ये थोड़ा हटके पॉडकास्ट था, हिस्टोरिकल पॉडकास्ट एग्जैक्टली नहीं था, या था पता नहीं. It's always mixed. तो आई वुड लाइक टू एंड दिस पॉडकास्ट बाय जस्ट रिक्वेस्टिंग यू टू कमेंट, डीएम कीजिए, बताइए कि और क्या क्या देखना चाहोगे द रणवीर शो हिंदी पर. अभिजीत सर डेफिनेटली लौट कर आएंगे. और अंटिल नेक्स्ट टाइम सर, कोई साइनिंग ऑफ नोट यूथ के लिए, जो लोग यहाँ तक पॉडकास्ट को सुन रहे हैं मैं यूथ को ये कहूँगा कि खुद को डेवलप कीजिए. अगर आप खुद को डेवलप नहीं करेंगे तो देश डेवलप नहीं होगा. एनीथिंग इज पॉसिबल इन द फ्यूचर. डेवलप योर सेल्फ, बी द बेस्ट पर्सन यू कैन बी, अचीव योर फुल पोटेंशियल, एंड देन द कंट्री हैज अ ग्रेट फ्यूचर एंड ग्रेट होप. पहले खुद को डेवलप कीजिए, फिर इकोनॉमी को डेवलप कीजिए, और लाइकली फिर मिलिट्री डेवलप. हर एस्पेक्ट में जहाँ पे भी आपका एप्टीट्यूड है उसमें आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे एज अ सिटीजन. और लीडरशिप सीखे. लीडरशिप सीखिए. यस, बिल्कुल, लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है. आई फील कि सम ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट लीडर्स आर फ्रॉम आवर कंट्री आल्सो. मतलब आप MS धोनी की बात कर लो. और देखिए, यस ऑफ कोर्स, we need to become a country full of MS Dhoni. develop your inner MS Dhoni. Yes. Okay, thank you Abhijit sir. Until next time on the Most रणवीर welcome. Show Hindi. Most welcome. Thank you. दोस्तों, जब भी मैं अभिजीत सर के साथ बातें करता हूँ, मैं तो हमेशा कुछ 1000-2000 चीज़ें सीख कर जाता हूँ. इसलिए सर के साथ हमने ये सिस्टम बना के रखा है कि हर महीने, हर 2 महीने वो हमारे ऑफिस आ जाएंगे और उनके साथ हम ऐसे 3-4 एपिसोड्स, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एपिसोड्स शूट करके आपके सामने पेश करेंगे. एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, हिस्टोरियन है, एंड आई फील कि दुनिया ने अब तक इस इंसान का दिमाग पूरी तरह से देखा नहीं है. ये था हमारा जियोपॉलिटिक्स स्पेशल, जिसकी वजह से मैं भी बहुत ज़्यादा सोचने लगा कि इस दुनिया का फ्यूचर क्या है, इस देश का फ्यूचर क्या है, हम इस देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं. अभिजीत चावड़ा जैसे ही एक इंसान है, राजीव मल्होत्रा, जो बहुत ही जल्द द रणवीर शो हिंदी पर फीचर करेंगे. पर तब तक मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप और किसको देखना चाहोगे टू बी फीचर्ड ऑन द रणवीर शो हिंदी. हमें प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिए. और ऐसे पॉडकास्ट जितना भी हो सके व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और दुनिया भर में द रणवीर शो हिंदी को पहुँचाइए आपके थ्रू, आपके सपोर्ट की वजह से. थैंक यू, लव यू ऑल. अंटिल नेक्स्ट टाइम, विल सी यू.